जी जी। धन्यवाद। तो क्योंकि आज हमें एक लंबा सफर तय करना है, इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि ये प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक की दुनिया है क्या। ये एक बहुत ही गूढ़ रहस्यमयी दुनिया है, लेकिन ये आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये अपने आप में जो ये इकोसिस्टम है, ये हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है, क्योंकि इस पूरे वक्तव्य को समझने के लिए आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इकोसिस्टम, पारितंत्र, पारिस्थितिक भौतिक सामंजस्य, ये होता क्या है। अब आप कल्पना कीजिए कि सुबह का समय है, आप एक तालाब के किनारे भ्रमण कर रहे हैं, तो आपको वहां क्या क्या मिलेगा। आपको सबसे पहले मिलेंगे वहां पे बहुत सारे जैविक तत्व। जैविक यानी बायोटिक तत्व, जैसे कि मछलियां, मेंढक, पत्थरों पे उगने वाली काई, पेड़ पौधे। और अजैविक तत्व जैसे कि पानी, पानी में पड़े हुए पत्थर, टूटी हुई डालियां, पत्ते इत्यादि। और आप कई बार ये भी देखेंगे कि ये मछलियां, ये मेंढक उनमें से कुछ कुछ खा रहे हैं। तो ये आपस में कर क्या रहे हैं, ये आपस में एक तरीके का भौतिक सामंजस्य बना रहे हैं। और यही हमारे जीवन का मूल रहस्य है कि हर प्राणी एक दूसरे से कुछ ना कुछ अपने प्राकृतिक माहौल में कुछ ना कुछ पाता है, भोज बनता है या भोजन करता है, और जीवन की शैली पर आगे बढ़ता रहता है। तो इसी पारितंत्र को, पारिस्थितिक भौतिक सामंजस्य जो जैविक और अजैविक तत्वों के बीच में होता है, इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। और यही इकोसिस्टम, यही पारितंत्र हमारे शरीर के अंदर भी है, जो भी ये बना है प्रीबायोटिक यानी कि अजैविक तत्व, और प्रोबायोटिक यानी कि जैविक तत्व। इन दोनों के बीच में जो ये सामंजस्य है, ये हमारे शरीर के अंदर का इनर इकोसिस्टम तैयार करता है। तो जबकि अब हम ये चीज समझ गए हैं, हमें आगे की हमारी यात्रा करना थोड़ा आसान रहेगा। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि ये जैविक और अजैविक जो दो तत्व हैं, उसमें जैविक हुआ हमारे प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक करते क्या है कि उन वो एक जीवित चीज है, और आप जानते हैं कि कोई भी चीज जो जिंदा है, उसको जीने के लिए भोजन की जरूरत है। तो शरीर के अंदर उसे भोजन मिलेगा कहाँ से। तो ये भोजन हमें मिलता है प्रीबायोटिक के फॉर्म में। अब प्रीबायोटिक अजैविक तत्व हैं, इनमें जीवन नहीं है, ये फाइबर्स हैं जो हमारे शरीर में जब हम उसको खाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और ये प्रोबायोटिक जो है इस प्रीबायोटिक को अपना आहार बनाते हैं, बनाते हैं और जीवित रहते हैं। तो इकोसिस्टम जिसकी हमने बात की थी, ये प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक एक दूसरे के साथ मिलकर के जो इकोसिस्टम तैयार करते हैं, उसको हम गट माइक्रोबायोटा फ्लरिशिंग भी बोल सकते हैं कि ये दोनों जब साथ में रहेंगे तो प्रोबायोटिक का विकास होगा। अब जब ये प्रीबायोटिक क्या सिर्फ यही काम करते हैं कि ये सिर्फ भोजन है प्रोबायोटिक का? बिल्कुल भी नहीं। तो अब ये प्रीबायोटिक और क्या करते हैं, हम आगे की स्लाइड्स में समझेंगे। उससे पहले हम ये जानते हैं कि इस प्रीबायोटिक्स का एक सुंदर इतिहास है। बहुत पुरानी बात भी नहीं है, लेकिन बहुत नई भी नहीं है। तकरीबन एक दशक पहले 1981 में दो साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था चैपलिन और रॉजर, जिन्होंने सबसे पहले दूध में होने वाली शर्करा को जाना पहचाना, और ये देखा कि जो पेट में जो बायोम है, एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं बैसिलस एसिडोफिलिस, इस बैक्टीरिया को ये संतुलित करता है। उन्होंने ये जाना तो सही, लेकिन इसको कोई नाम नहीं दिया। फिर हमारी यात्रा थोड़ी और आगे बढ़ी, और सर 1995 में फिर दो साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था रॉबर्टफ्रेड और गैप्सन। इन दोनों वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रीबायोटिक को एक औपचारिक नाम दिया, एक औपचारिक परिभाषा दी, और कहा कि प्रीबायोटिक वो तत्व हैं जो शरीर के अंदर जाने के बाद में उसको कोई हानि या नुकसान या फायदा कुछ भी नहीं पहुंचाते, लेकिन अंदर जो प्रोबायोटिक्स हैं, जो माइक्रोबायोमिक सिस्टम है हमारे अंदर, उसका भला करते हैं। सिर्फ इतना ही उन्होंने जाना। उसके बाद 2008 में एक आधिकारिक परिभाषा मिली इस प्रीबायोटिक को, जो कहता है कि प्रीबायोटिक is a non-viable food component that confers health benefit on the host associated with modulation of microbiota। ये एक आधिकारिक परिभाषा है जो यूनाइटेड नेशंस ने सन 2008 में दी। अब इस
इस परिभाषा को हम हिंदी में समझते हैं। तो नॉन वायबल फूड कंपोनेंट क्या हुआ, जैसा कि पहले भी हमारे ये रॉबर्ट फ्रिड और गिब्सन ने बताया था, सेम वही चीज आगे बढ़ती है कि प्रीबायोटिक वह तत्व हैं जो हमारे शरीर के अंदर नॉन वायबल है, मतलब वो हैं तो सही लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब ये कहते हैं कि एक फायदा पहुंचा रहे हैं हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। कैसे? कि वो जो हमारा जो मेजबान शरीर है, होस्ट है, उसके अंदर जो माइक्रोबायोटा है, यानी कि ये सूक्ष्म जीवाणुओं का जो परिवार है, उसको संतुलित करता है। तो ये हमारी हुई इसकी औपचारिक आधिकारिक परिभाषा। अब जैसा कि कमल ने भी शुरू में कहा था कि ये प्रीबायोटिक जो होते हैं, ये फाइबर्स जो होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, यानी कि घुलनशील और अघुलनशील। पहले हम बात करते हैं घुलनशील फाइबर्स के बारे में। तो आपको एक उदाहरण देती हूँ कि आपने सब्जा के बीज जरूर खाए होंगे, फालूदा में डलते हैं। ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का एक बहुत फेमस डेजर्ट है, कुल्फी में डलता है। और आजकल क्योंकि सभी कोई सेहत की तरफ जागरूक हो चुका है, तो बहुत सारे लोग इसको सुबह पानी में डाल के भी इसका सेवन करते हैं। आपके भी न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया होगा। तो ये सोल्यूबल फाइबर है क्या चीज? जब आप सब्जा के बीज को पानी में सोख करते हैं तो वो पानी को सोख लेता है अपने अंदर और एक जेल जैसी, एक चिपचिपी गुई चीज अपने इर्द गिर्द पैदा करता है। ये जो गुई चिपचिपी चीज बन रही है, ये बन रही है सॉल्यूबल फाइबर्स। और दूसरी तरफ अघुलनशील, अगर आप गेहूं की चोकर को, यानी गेहूं की भूसी को या ईसबगोल की भूसी को आप पानी में डालेंगे तो वो पानी को सोखेगा नहीं, वो जाकर पानी के नीचे बैठ जाएगा। तो जो पानी के नीचे बैठ गया और वो उसने पानी को नहीं सोखा, ये चिपचिपा पदार्थ अपने इर्द गिर्द नहीं बनाया, वो हुए अघुलनशील फाइबर, यानी कि इनसोल्यूबल फाइबर्स। तो ये दो प्रकार के फाइबर्स हो गए और इन दोनों का अपना अपना कर्तव्य है। तो पहले सोल्यूबल फाइबर्स को समझते हैं, क्योंकि आपने जाना कि पानी एब्जॉर्ब करने के बाद, पानी को सोखने के बाद ये फूल जाता है। तो जब कोई चीज फूलेगी तो क्या करेगी? वो ज्यादा जगह घेरेगी। और सोच लीजिए कि यही चीज आपके शरीर के अंदर हो रही है। आपने सोल्यूबल फाइबर खाया, वो फूला, तो जब फूला तो जगह घेरेगा, और जगह घेरेगा तो आपको क्या महसूस होगा कि आपकी भूख कम हो गई, क्योंकि आपको पेट भरा भरा लगेगा। तो इसको हम कहेंगे सटाइटी। ये जो है सटाइटी को, भूख रोकने की क्षमता को बढ़ाता है। और जाहिर सी बात है कि जब हम खाने का सेवन कम करेंगे तो डॉक्टर श्याम ने भी आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, और हम कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, शुगर को मैनेज करेगा, और गट फ्लोरा यानी सूक्ष्म जो हमारे अंदर जो प्रोबायोटिक है उनके बारे में तो हम पिछली स्लाइड में बात कर ही चुके हैं। अब इसके अलावा ये हमें मिलता किस किस चीज से है? तो सब्जा की सीड्स के बारे में, सब्जा के बीज के बारे में तो हमने जाना ही। इसके अलावा ये हमें मिलता है सेब से, बीन्स से, ओट्स से, बहुत तरीके के नट्स जैसे कि आलमंड, इनसे मिलता है, शकरकंदी से मिलता है ना, और बहुत सारे खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट्स, इनसे मिलता है। तो आपको ये सोल्यूबल फाइबर्स जो है इन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा ये एक बहुत जरूरी और भी काम करता है। फाइबर जो होता है ना, वो टूटता नहीं है, वो धीरे धीरे जो सीधे पेट के रास्ते होते हुए इंटेस्टाइन यानी छोटी आंतों में जाते हैं, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कि मलाशय में जाता है, कोलोन में जाता है, वैसे का वैसा ही। तो इस तरह से ये जो सोल्यूबल फाइबर्स हैं, ये आपके खाने को अपने साथ साथ पानी एब्जॉर्ब करते हुए अपने आपके गैस्ट्रो इंटरनल ट्रैक्ट में नीचे तक ले जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है खाने को मूव करने में भी मदद करता है। ये हो गए हमारे सोल्यूबल फाइबर्स के बेनिफिट। अब आते हैं इनसोल्यूबल अघुलनशील फाइबर्स के बारे में। तो जैसा कि हम समझ रहे हैं कि ये घुलता नहीं है, ये बल्क फॉर्म में रहता है। तो ये करता क्या है? जब ये आपके मलाशय में जाता है, तब ये वहां पर जाने के बाद में जो मल है उसकी मात्रा को संतुलित करता है। तो इस तरह से जो ऐसे समझ लीजिए कि जो प्रातः काल जब हमें
मल को शरीर से बाहर निकालने में सही अनुपात में, सही कंसिस्टेंसी में मल को बनाता है और इस तरह से ये हमारे डाइजेशन को सपोर्ट करता है, बाउल मूवमेंट्स को हेल्प करता है, इस तरह समझते हैं इसको। और ये हमें मिलता किस चीज से है? ये हमें मिलता है होल ग्रेन से, जैसे कि हमने चोकर की बात की है, तो इसीलिए कहते हैं ना कि आप हमेशा जो होल ग्रेन खाइए, मैदा नहीं खाइए, गेहूं पूरा का पूरा खाइए, या ब्राउन राइस खाइए, है ना, किनोआ खाइए, अपने आहार में ग्रीन्स को बढ़ाइए। हम स्कूल में पढ़ते थे ना कि रफेज फूड में बढ़ाओ, रफेज बढ़ाओ। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए हमारे विटामिन मिनरल्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए हमारे प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, और इसके अलावा हम एक तीसरी चीज पढ़ते थे, तो वो तीसरी चीज क्या थी, याद है ना आपको? रफेज। तो ये रफेज जो है, हमारे जो इनसोल्यूबल फाइबर्स हैं, ये इस प्रकार से आपके बाउल मूवमेंट्स को जो है वो मदद करते हैं। तो अब जब हमने सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर्स की बात कर ली है, तो हम अब इन प्रीबायोटिक्स को और भी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर श्याम ने आपको अभी बताया था, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, जब ये प्रीबायोटिक आपके इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, तब वो वहां पर इन प्रोबायोटिक्स का आहार बनते हैं। और जब प्रोबायोटिक्स का आहार बनते हैं, तो ये इसके साथ साथ, जब प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक का सेवन कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ ही कुछ मेटाबोलाइट, यानी आप ये समझ लीजिए कि मध्यमवर्ती उत्पाद पैदा करते हैं। ये मध्यमवर्ती उत्पाद हैं आपके शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, SCFA। और ये फैटी एसिड्स हैं क्या क्या, जैसे कि ब्यूटेरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, आपका एसिटिक एसिड। तो ये जो एसिड्स हैं ये बहुत जरूरी है। ये हमारे शरीर के मतलब इंटेस्टाइन के अम्ल को, यानी कि पीएच को मैनेज करते हैं। और जब ये पीएच को मैनेज करते हैं, तब ये और भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमने खाए, जिसकी हमने पिछली स्लाइड में बात की थी, विटामिन मिनरल्स, उनको शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम। इनको जो है इंटेस्टाइन के थ्रू अपने शरीर के अंदर ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। इसके अलावा और जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं वो है अमीनो एसिड, जैसे कि ग्लाइसिन, ग्लूटामिन। ये सारी तत्व जो है मिलकर के हमारे शरीर को सही मायने में संपूर्ण रूप से न्यूट्रिशन देते हैं। इसके अलावा तीसरी जो बहुत जरूरी चीज, एक और चीज करती है ये हमारे प्रीबायोटिक्स, ये है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि इम्यूनिटी को और भी ज्यादा सुदृढ़ करते हैं। तो आपको एक और चीज, बहुत रोचक तथ्य मैं आपको बताती हूँ कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एक लाइनिंग होती है, उसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन। अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन करता क्या है कि आप जब भी कुछ खाते हैं तो आप अच्छी चीजें तो खाते ही हैं, इसके साथ साथ आप कुछ रोगाणु भी खाते हैं, पैथोजेंस भी अपने शरीर के अंदर लेते हैं। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है एक तरह के किले की दीवार है। तो ये किले की दीवार जो है इन रोगाणुओं को, इन पैथोजेंस को अपने शरीर के अंदर जाने से रोकती है। म्यूकस की लाइनिंग उसको वहीं पर रोक लेती है। ठीक है, और एक तरीके का प्रोटीन होता है म्यूसिन, जिसको ये जो प्रीबायोटिक्स हैं ये बनाने में उसको संतुलित करते हैं। तो इस तरह से आप ये समझिए कि ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग है, ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। जब तक ये दीवार खड़ी है, तब तक आपके शरीर को रोग कम होंगे। और हम जान ही चुके हैं कि ये प्रोबायोटिक्स को, गट के माइक्रोफ्लोरा को, हमारे अंदर रहने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं के जीवन को भी आगे बढ़ाता है, जो हमारे लिए जरूरी है। तो ये हो गए हमारे प्रीबायोटिक्स के सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, अब हम समझते हैं, आपने न्यूट्राइट फाइबर तो जरूर खाया होगा, उसमें 3 प्रकार के फाइबर होते हैं। ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये यूनिक कॉम्बिनेशन क्यों है? क्योंकि ये तीनों सॉल्युबल फाइबर्स हैं और अपनी अपनी जगह पे इनका अपना अपना बहुत महत्व है। और हम आगे की स्लाइड्स में इन तीनों फाइबर्स को समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा फाइबर है रेजिस्टेंट माल्टोडेक्स्ट्रिन।
तो रेजिस्टेंट क्या होता है? रेजिस्टेंट, सबसे पहले रेजिस्टेंट शब्द को समझते हैं। रेजिस्टेंट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, और माल्टोडेक्स्ट्रिन क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अब क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंट माल्टोडेक्स्ट्रिन जब हम खा रहे हैं तो ये डाइजेस्ट पेट में नहीं हो रहा, रुक रहा है पेट में डाइजेस्ट होने को। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इसका डाइजेशन नहीं हो रहा है, इसका डाइजेशन सीधे जाकर के होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। और वहां पर ये करता क्या है? वहां पर ये होता है फर्मेंट। और फर्मेंटेशन का मतलब आप समझते ही होंगे, खमीर उठाना। जैसे कि अगर हमें इडली बनानी है या हमें डोसा बनाना है तो हम रात को चावलों को भिगा देते हैं। भिगा करके हम करते क्या है? हम ये इन्हीं प्रोबायोटिक्स को बढ़ाते हैं, और वो इस भोजन के ऊपर जो चावल है उसको रात भर में तोड़ देता है, खमीर बना देता है, ताकि जब हम उसको खाते हैं तो वो हमारे शरीर में उसकी पाचन आसान हो जाती है। बिल्कुल यही चीज हो रही है यहाँ पर इस रेजिस्टेंट माल्टोडेक्स्ट्रिन के साथ भी। ये हमारे कलोन में, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद में वहां पर खमीर पैदा करता है, और जब खमीर पैदा करता है तो उसके साथ साथ बनते हैं हमारे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, जिसके बारे में हमने पिछली स्लाइड में मंत्रणा की थी। इसके अलावा ये करता क्या है कि जो अच्छे बैक्टीरिया हैं जैसे कि बिफिडोबैक्टीरियम, इनकी मात्रा को संतुलित करता है, इनकी ग्रोथ कराता है। ठीक है। और जैसा कि डॉक्टर श्याम ने आपको बताया था कि प्रीबायोटिक फाइबर्स जो हैं ये आपके ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करते हैं, लिपिड्स के लेवल को संतुलित करते हैं। आप जानते हैं कि अगर आपके लिपिड का संतुलन बिगड़ जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बिगड़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बिगड़ेगा तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि किस प्रकार के रोग आपको हो सकते हैं, रक्तचाप की बीमारियां हो सकती हैं। तो इस तरह ये समझिए कि ये प्रीबायोटिक फाइबर जो है आपके शरीर के लिए कितना अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा हमारा सोल्यूबल फाइबर है वो है इन्यूलिन। अब आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि कुछ कंद बने हुए, ये कंद है चिकोरी रूट के, जो इन्यूलिन का प्राकृतिक रूप से सबसे घनत्व लिया हुआ सोर्स है। आप एक फैक्ट आपको बताती हूँ, तकरीबन 3000 प्रकार की वनस्पतियां हैं जिनके अंदर इन्यूलिन होता है, लेकिन जो चिकोरी रूट है उसमें ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। 100 ग्राम चिकोरी में आपको 43 ग्राम इन्यूलिन मिलता है, ये है उसका घनत्व। ठीक है। और ये चिकोरी, ये इन्यूलिन फाइबर जो है, ये वही जो हम अभी तक बात कर रहे हैं कि ये हमारे शरीर के अंदर अच्छे बैक्टीरिया जो कि बिफिडोबैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलाई, इनकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, इनकी ग्रोथ को मॉड्यूलेट करता है, इसको सही मात्रा में आगे बढ़ाता है, ग्रोथ कराता है। और शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम पहले बात कर रहे थे कि कैल्शियम, मिनरल्स, इनको एब्जॉर्ब कराता है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाता है, और जो सटाइटी है यानी कि भूख रोकने की क्षमता उसको तो ठीक करता ही करता है, साथ में ग्लूकोज और लिपिड के लेवल्स को भी रेगुलेट करता है। और तीसरा जो हमारा मुख्य इंसोल्यूबल अघुलनशील फाइबर है वो है हमारा गुआर गम। गुआर आप ग्वार फली के नाम से भी जानते हैं, मध्य प्रदेश में इसे चतर फली कहते हैं। ये हमारे सब्जी मंडी में बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि एक बड़ी कमाल की फली है। इसके जो बीज होते हैं, बीज में जो एंडोस्पर्म होता है, जहां से कि बीज अंकुरित होता है, वो एंडोस्पर्म जो है एक तरीके का गम है, और वो भी एक तरीके का सॉल्यूबल फाइबर है। बहुत बहुत हमारे लिए ये फायदेमंद सब्जी है। लेकिन ये गुआर गम जो है ना, इसकी अपने आप में जो विस्कोसिटी है, जो घनत्व है, ये बहुत ज्यादा होती है, जो कई बार हमारे शरीर को उसको डाइजेस्ट करने में, उसको पचाने में मुश्किल हो सकती है। तो इसको हम करते क्या है? इसको हम करते हैं हाइड्रोलाइज। हाइड्रो यानी पानी, लाइस मतलब तोड़ना। तो पानी की शक्ति से इस गुआर गम को तोड़ दिया जाता है, हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है, जिससे ये और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये हमारे शरीर में ज्यादा अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो सकता है, ज्यादा अच्छी तरीके से मेटाबोलाइज हो सकता है, और हमारे शरीर को और ये जेंटल हो जाता है हमारे पेट में जाकर के। और जैसे इसके साथ में और भी बहुत रोचक तथ्य ये है कि एक तरीके का बैक्टीरिया होता है म्यूकोलाइटिक बैक्टीरिया। हमने पहले स्लाइड में देखा था कि म्यूकस मेम्ब्रेन की महत्ता क्या है।
इस म्यूकस मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए ये होता है बैक्टीरिया, म्यूकोलाइटिक बैक्टीरिया, जो अच्छा नहीं है। लेकिन गुआर गम क्या करता है, इस म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस म्यूकोलाइटिक बैक्टीरिया से जो है, जो इंटरनल लाइनिंग है जो म्यूकस की, उसको और मजबूत करता है, म्यूसिन नाम के प्रोटीन को संतुलित करता है, ताकि इस म्यूकोलाइटिक बैक्टीरिया का असर जो है शरीर पे कम हो। इसके अलावा इम्प्रूव बाउल रेगुलरिटी, यानी कि जो मल की मात्रा है उसको कम या ज्यादा उस करने में मदद करता है। एक एक तथ्य मैं आपको बताती हूँ कि हमारे मलाशय में जो मल होता है वो खुश्क रूप में होता है, उसमें पानी की मात्रा कम होती है। तो ये ग्वार करता क्या है कि ये पानी को शरीर से सोखता है और मल की मात्रा को बढ़ाता है। अब इसी को उल्टी तरह से समझ लेते हैं, अगर हमारा मल गीला है, ढीला है, पानी की मात्रा उसमें ज्यादा है, दस्त जैसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, तो ये जो फाइबर है ये उस पानी को मल से सोख लेता है। तो समझिए कि ये ना दस्त होने देता है ना कब्ज होने देता है, इस तरीके से ये दोनों को बैलेंस करता है, और ब्लड ग्लूकोज और लिपिड्स को तो संतुलित करता ही है। तो इस प्रकार से ये सारे फाइबर्स मिलकर के क्या क्या करते हैं, जो कि डॉक्टर श्याम ने हमें शुरू में ही बताए थे 5 तत्व, हमारे बाउल मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लिपिड लेवल को कंट्रोल करते हैं, भूख को कंट्रोल करते हैं, खाने के पाचन में मदद करते हैं, और जो प्रोबायोटिक्स हैं उनका भोजन तो ये है ही। तो ये यहाँ पर हम प्रीबायोटिक्स को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। हमने भोजन को तो समझ लिया, लेकिन अब इसको खा कौन रहा है, प्रोबायोटिक्स, हम उनको भी समझते हैं। तो ये अब हम प्रोबायोटिक्स की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, जो बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही जटिल है, लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रोबायोटिक्स को भी हम साधारण रूप से ऐसे समझते हैं कि एक व्यस्त भाग दौड़ की जिंदगी में जीने वाले लोग, एक बहुत बड़ा शहर जिसमें बहुत तरीके के लोग रह रहे हैं, लेकिन इस बड़े शहर में आपको जरूरत है शांति की, हार्मनी की। तो ये जो कर्म योगी हैं इस बड़े शहर में शांति स्थापित करने के लिए, हार्मनी स्थापित करने के लिए, ये कर्म योगी हैं हमारे प्रोबायोटिक्स। अब ये प्रोबायोटिक्स जो है ये हमारे जीवन में तब से है जब से हमने इस संसार को देखा भी नहीं है। हम इन प्रोबायोटिक्स को पाते हैं अपने माँ के गर्भ से। माँ के शरीर के अंदर जिस भी प्रकार का प्रोबायोटिक एटमॉस्फेयर है, चाहे वो उसके गट में हो, योनि में हो, या उसके मुंह में हो, इन तीनों चीजों से हमारे शरीर के प्रोबायोटिक एटमॉस्फेयर का पैदा होने से पहले ही निर्माण होता है। जब अब माँ ने क्या, जैसे बड़े बूढ़े बुजुर्ग कह गए ना, और साइंस भी अब कहती है कि शिशु वैसा ही बनता है, उसका स्वास्थ्य वैसा ही होता है जिसका माँ सेवन करती है। तो ये जो तथ्य है यहाँ पर बिल्कुल सही सटीक रूप से जो है इम्पोर्टेंट है। अब शिशु जब पैदा होता है तो वो किस तरह से पैदा हो रहा है, प्राकृतिक रूप से पैदा हो रहा है या सिजेरियन शल्य चिकित्सा से पैदा हो रहा है, ये भी बहुत मायने रखता है। जब वो प्राकृतिक रूप से पैदा होता है तब माँ का जो ये माइक्रोबायोम सिस्टम है ये उसको ज्यादा मिलता है, लेकिन जब वो शल्य रूप से सी सेक्शन से होता है तब वो इसको उतना नहीं पा पाता है। जो बच्चे प्री मैच्योर होते हैं, समय से पहले हो जाते हैं, उनको भी पूरी तरह से ये माँ का माइक्रोबायोटा नहीं मिल पाता है। अब जब बच्चा पैदा हो गया है, इन्फेंट है, शिशु है, तो वो क्या खा रहा है, किस प्रकार के परिवार में उसका पालन पोषण हो रहा है, उसका भोजन क्या है, उसने माँ का कितना स्तनपान किया है, ये बहुत जरूरी है कि माँ का स्तनपान बच्चा जितना अधिक समय तक करता है, उसका गट माइक्रोबायोम, उसके शरीर के अंदर के प्रोबायोटिक्स जो है वो उतना ज्यादा संतुलित रूप में रहते हैं। और उसके बाद आता है हमारा बाल्यकाल, और ये बाल्यकाल में जो हमारा प्रोबायोटिक सिस्टम है वो काफी हद तक मैच्योर हो चुका होता है, जो एडल्ट रूप तक जाते जाते भी सही रहता है। अब जो ये यूनिक फाइबर्स हैं ये हमारे माफ कीजिएगा, जो प्रोबायोटिक है ये सबसे पहले हमें 1915 में मिले थे दूध में, जो दूध स्पॉइल होता है उससे। लेकिन आप डरिए मत, क्योंकि ये अच्छे
प्रोबायोटिक्स हैं। तो ये आपके इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्मर्स। तो वेजिटेटिव को आप ऐसे समझ लीजिए कि वो जो किसी भी एनवायरनमेंट में जीवित नहीं रह पाते, उनको एक सही एनवायरनमेंट चाहिए होता है। और स्पोर फॉर्मर्स वो होते हैं जो हाई टेम्परेचर, हाई पीएच को टॉलरेट कर लेते हैं। तो इसीलिए स्पोर फॉर्मर्स जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर ज्यादा समय तक जीवित रह पाते हैं। और यूएस एफडीए ने भी इसको बिल्कुल सही तरीके से जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ की उपाधि दी है। और इस ये स्पोर फॉर्मर, इसका एक टाइप है आपका यूनिक IS2। यूनिक IS2 एक स्पोर फॉर्मर बैक्टीरिया है जो आपके शरीर के अंदर, आपके इंटेस्टाइन के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी बेनिफिट्स देता है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आपके अंदर और जो माइक्रोबायोटा है इनको संतुलित करता है, इनका ग्रोथ कराता है, बाउल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में भी, उनका पाचन करने में भी मदद करता है, डाइजेशन को बढ़ाता है।